हाय एवरीवन। सो अभी हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड एस डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है आईसीए का अगर आप मटेरियल देखोगे, बट एग्जाम के लिए सच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि 4-5 आईसीए के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो हम सारे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेके डिस्कस कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है ऑलरेडी हमने जैसे इंडेक्स सारे पढ़े हुए अगर, तो मुझे उम्मीद है आराम से आप क्वेश्चन समझ जाओगे क्योंकि बाकी इंडेक्स का रेलेवेंस से आपको समझ आएगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे इलस्ट्रेशन से डिस्कस करेंगे। पहले इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाते हैं एंड इसका पीडीएफ जो है हम हमारे जो बाकी नोट्स की लिंक है गूगल ड्राइव वहाँ पर भी रहेगी और टेलीग्राम में भी मिल जाएगी आपको। चलिए, इलस्ट्रेशन 1। Natasha Limited carried trade receivables of rupees 280 करोड़ in its balance sheet। यानी 31 मार्च 2002 को नताशा लिमिटेड के बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहे हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स होता है क्या? फाइनेंशियल एसेट। इस पे इंडेक्स कौन सा लगेगा? इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट है नताशा लिमिटेड के लिए। At that date, Natasha Limited entered into a factoring agreement with Samantha Limited, a financial institution, according to which it transferred the trade receivables in exchange for it immediate cash payment of rupees 250 करोड़। तो पता चला ये अपना ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच रहे हैं, है ना। यानी ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रांसफर कर दे रहा है किसको? समंथा लिमिटेड को फॉर ए कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 250 करोड़। यानी मान लीजिए मैं नताशा हूँ, समंथा हूँ, मैं आपसे 250 करोड़ रुपीज लूंगा और आपको सारे ट्रेड रिसीवेबल्स दे दूंगा। तो क्या ऐसा सिचुएशन में मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? क्योंकि 280 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है, 250 करोड़ मुझे मिला है, 30 करोड़ लॉस दिखाते हुए क्या मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूं? आगे बात करेंगे। एज पर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट, एनी शॉर्टफॉल बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड एंड रुपीज 250 करोड़ विल बी रीइंबर्स्ड बाय नताशा लिमिटेड। यानी यहाँ पर देखिए ना, फैक्टरिंग अरेंजमेंट क्या ऐसा हुआ है कि बाद में मान लो आप समंथा हो, आपने मुझे 250 करोड़ रुपीज दिया और आपने मेरे से सारे ट्रेड रिसीवर्स खरीद लिए। अब कल को आपका कलेक्शन 220 करोड़ ही होता है, तो आपको मुझे 30 करोड़ देना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द पॉइंट है जहां पर मेरा रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि कल को अगर रिकवरी नहीं हुई आपकी तो आप मेरे पास ही आओगे मेरे सर खाने को, है ना। तो इसलिए मैं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज तो फिर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो ऐसा सिचुएशन में मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। आगे, वंस द ट्रेड रिसीवेबल्स हैव बीन कलेक्टेड एनी अमाउंट अबव 250 करोड़ लेस इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट विल बी रिपीट टू नताशा। यानी कहने का मतलब ये है, मैं भले आपको सारे ट्रेड रिसीवेबल्स देख के आपसे पैसे ले रहा हूं, लेकिन अगर कल को 220 करोड़ अगर आपका कलेक्शन हुआ तो 30 करोड़ मुझे अपने पॉकेट से आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। कल को 270 करोड़ होता है तो 20 करोड़ आप मुझे दे दोगे। आपने 250 पहले दिया हुआ, 20 आप मुझे और दे दोगे। हाँ, आपने जो पहले 250 करोड़ दिया उसमें जो इंटरेस्ट बनता है वो आप काट के दोगे, ऑब्वियसली बात है, वो आपका हक है। तो यहां से ओवरऑल आप बताइए कंक्लूजन क्या पता चलता है आपको? मुझे तो ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि ये डी रिकॉग्निशन का केस ही नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रांसफर का ही केस नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली देखा जाए तो रिस्क एंड रिवार्ड मेरा ही है। मैं भले आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, कल को कम या ज्यादा आएगा तो उसका नुकसान या फायदा मेरा ही है, आपको मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो आप जो मुझे 250 करोड़ दे रहे हो उसका क्या? वो एक लोन की तरह मेरे लिए देखा जाए तो यानी मैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला, और आपने जो मुझे 250 करोड़ रुपीज दिए हैं उसे मैं क्या करूंगा? उसे मैं दिखाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट टू पेएबल, बैंक अकाउंट टू पेएबल, उसे मैं लाइबिलिटी मानूंगा, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है मेरे लिए, मैं वो मानूंगा। ये समझ में आया। लेकिन हाँ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो जाता, कल को आपका ही सारा लुकआउट है, मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है ना, कम आया तो आपका, ज्यादा आया तो आपका, तो ऐसा सिचुएशन में हम डी रिकॉग्निशन कर देते। और आपको याद होगा मैंने फाइनेंशियल एसेट का रिवीजन वीडियो भी है यूट्यूब में, मैंने आपको डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि डी रिकॉग्नाइज तभी होता है जब मेरा राइट टू कैश फ्लो है जो एक्सपायर हो गया। मतलब जो मुझे, मान लीजिए मुझे किसी पार्टी से पैसे मिलने हैं, जो मेरा अधिकार है पैसे मिलने का, वो अगर एक्सपायर हो गया तो यहाँ पर तो एक्सपायरी का कोई किस्सा है नहीं। यहाँ पर पार्टी पैसे देगी, ऐसा नहीं कि पार्टी पैसे नहीं देगी, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि पार्टी पैसे नहीं देगी, तो एक्सपायर तो वन ही। दूसरा, अगर मैं ट्रांसफर कर दूं सब्सटेंशियली सारे रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप, तो यहाँ पर मैंने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किया। क्यों? क्योंकि कल को कम या ज्यादा आएगा तो उसका भरपाई या फायदा मुझे ही मिलने वाला है। तो ये दोनों केसेस नहीं, इसलिए यहाँ पर डी रिकॉग्निशन नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर सब्सटेंस देखेंगे ओवर लीगल फॉर्म।
हालांकि देखने को आपको लग रहा है कि हाँ फैक्टरिंग अरेंजमेंट ट्रांसफर हो रहा है, लीगली ट्रांसफर हो रहा है, पर अगर हम उसका सब्सटेंस देखें तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रही है ना। तो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म को देखते हुए हम इसे डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो एग्जाम में लिखने के लिए देखिए मैंने साइड में लिख रखा है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है मैंने लिख रखा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू कैश फ्लो एक्सपायर नहीं हो रहा है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं हम, है ना, लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता। नतासा लिमिटेड ने ट्रेड रिसीबल्स को 250 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया, बट इट रिमेन्स लायबल टू रीपे इफ शॉर्टफॉल इन कलेक्शन। अगर कलेक्शन में शॉर्टफॉल होगा तो रीपे करना पड़ेगा, अगर एक्सेस कलेक्ट होगा तो उसे पैसा रिटर्न में मिलेगा। यानी नतासा के पास ही क्रेडिट रिस्क है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है ना। तो इसलिए ट्रेड रिसीबल्स कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट, डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और जो 250 करोड़ कलेक्ट हुआ है नताशा को जो पैसे मिले उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू पेबल हो जाएगा 250 करोड़ रुपीस का। चलिए तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2-3 करेंगे, पर पहले इलस्ट्रेशन 4 कराऊंगा। मुझे इलस्ट्रेशन 1 और 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए पहले ये करा रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4। एवरेस्ट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट है बहुत सारी सब्सिडरीज है, यानी बहुत सारी सब्सिडरीज का ये पिता है, पेरेंट है ना। इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 एज वेल एज 31 मार्च 2003 एवरेस्ट लिमिटेड क्लासीफाई किया कंचनजंगा लिमिटेड, वो भी किसके सब्सिडरी है, वन ऑफ द सब्सिडरी, उसे क्लासीफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल एंड प्रेजेंटेड इट एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ये कोई मेजर कंपोनेंट है ना, मेजर कंपोनेंट को हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मानते हैं। तो इन्होंने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया सब्सिडरी को। ऑन 1 नवंबर 2001 द शेयर होल्डर्स had authorized the management to sell all of its holding in कंचनजंगा within the year। ऐसे भी में पता है आपको याद होगा इंडेक्स 105 में बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही हम किसी भी डिस्पोजल ग्रुप या फिर एसेट्स को या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो भी उसे हम हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। सबसे पहले हेल्ड फॉर सेल हम तब क्लासीफाई करते हैं जब हमें पता चलता है कि जो भी उसका रिलेटेड कैरिंग अमाउंट है, चाहे सब्सिडरी हो चाहे फिर कोई डिस्पोजल ग्रुप हो या एसेट हो, वो हम उसका कैरिंग अमाउंट को हम रिकवर करेंगे थ्रू सेल ना कि थ्रू यूज। अब हम उसे यूज नहीं करने वाले, मतलब हम उसे बेचेंगे, तो क्लासीफाई कर सकते हैं हम हेल्ड फॉर सेल। लेकिन और भी बहुत सारी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, वो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ कुछ हाँ हल्का फुल्का मरम्मत कराओगे वो अलग बात है, पर कोई मेजर चेंजेस करा के आप उसे बेचोगे वो सब नहीं चलेगा। यानी प्रेजेंट अभी की जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो अवेलेबल होनी पड़ेगी इमीडिएट सेल के लिए। इंडेक्स 105 में सारा डिस्कशन हुआ है। फिर सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेल हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, हम कमिटेड है बेचने के लिए और हम इसकी एक्टिवली मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लोगों से बोल भी रहे, एजेंट लोगों को भी कह दिया है कि हम इसे बेचने और प्राइस भी हमने रीजनेबल रखा है। ऐसा नहीं कि 50,000 की चीजें हम लाख रुपए डिमांड करें तो थोड़ा ना चलेगा, है ना। और एक्टिव प्रोग्राम जहां पर हम बायर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग प्लान वगैरह सब कुछ इनिशिएट हम कर रहे हैं। 1 ईयर के अंदर हमें भरोसा है हम कंप्लीट कर देंगे, बेच देंगे इसे, और विड्रोवल या चेंजेस टू प्लान नहीं यहाँ पर। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, 105 में अच्छे से पढ़ा हुआ हमने, तो ही हम क्लासीफाई कर सकते हैं हेल्ड फॉर सेल। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने लिखा हुआ इन द ईयर 31 मार्च 2002 मैनेजमेंट मेड ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इट्स इंटेंशन टू सेल। हाँ मैनेजमेंट ने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया, चलो अच्छी बात है कि वो बेचना चाहते हैं, बट डिड नॉट एक्टिवली ट्राई टू सेल द सब्सिडरी एज इट वाज स्टिल ऑपरेशन विद इन द एवरेस्ट ग्रुप। यानी ये एक्टिवली ट्राई नहीं करे बेचने के लिए, और ये भी वन ऑफ द कंडीशन था, मैंने बताया था एक्टिवली मार्केटेबल, मार्केटेड फॉर सेल। आप इसे एक्टिवली मार्केटिंग करो बेचने के लिए, पर यहाँ पर तो एंटिटी एक्टिवली मार्केटिंग कर ही नहीं रही, और अगर एक्टिवली मार्केटिंग करेगी नहीं तो फिर बेचेगी कैसे 1 साल के अंदर। तो ये कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन जो था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम कैसे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ। आगे सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस वेर मेड बाय एवरेस्ट लिमिटेड ड्यूरिंग the year 31st March 2003 thereby resulting in additional activities being transferred to कंचनजंगा लिमिटेड। यानी देखिए ना कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल नहीं है फॉर इमीडिएट सेल के लिए,
आप चेंजेस करो, मतलब इसकी कंडीशन प्रेजेंट कहाँ रहेगी फिर, आप इसकी कंडीशन को बदल के बेचोगे मतलब। तो ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब जो पहला कंडीशन था ना अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे थे जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, है ना। तो जिसके चलते हम नहीं कह सकते कि हम इसे क्लासिफाई नहीं कर सकते हेल्ड फोर सेल। दो कारण है। पहला, सिंस एंटिटी नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू सेल द शेयर सब्सिडरी एज इट वाज स्टिल ऑपरेशन व्हिच मींस नॉट एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल। इसके अलावा ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस मेड आर इंडिकेटेड दैट सब्सिडरी नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, है ना। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, मतलब आंसर आपको एग्जाम में जो लिखना है वो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया ताकि आपको पूरा पढ़ना ना पड़े, आप इसी से अपना प्रेजेंटेशन एग्जाम में आराम से करके आ सकोगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, और मैं पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा आपको ओवरऑल क्लियर कराई दिया। अब एक कंक्लूजन जो आईसीए का कंक्लूजन है वो मैं आपको बस गो थ्रू करा देता हूँ। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन केस it appears that Kanchenjunga Limited should not be classified as subsidiary as held for sale. ये क्लासीफाई नहीं किया जा सकता as held for sale. Instead, the results of the subsidiary should be reported as a continuing operation. आपको याद होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब बनाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखाते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग से दिखाते हैं। ईपीएस भी कंटिन्यूइंग का अलग से बताते हैं और कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड का अलग से बताते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो प्रॉफिट है दिखाओ वो किसका दिखा रहे हो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का दिखा दोगे तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इंडेक्स 105 का। तो इससे रिलेटेड कंचनजंगा की जो भी प्रॉफिट होगी वो इंडेक्स क्या कहता है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आनी चाहिए। अब यहाँ पर जबकि जो हम इंडेक्स पढ़ रहे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली बात क्या करता है, वो ये बात करता है कि ओवरऑल जो भी इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है, चाहे क्रेडिटर्स कह दो, इन्वेस्टर्स कह दो, उन सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे ताकि वो ओवरऑल डिसीजन ले सके कि उन्हें शेयर्स खरीदना है, आगे होल्ड करना है या फिर शेयर्स को बेच देना है, या फिर क्रिएटर्स लोगों ने अपने पैसे जो लगा के रखे क्या फर्दर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने पैसे ले लेने चाहिए। तो ओवरऑल सब जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टेक होल्डर्स वो डिसीजन प्रॉपर ले सके। अब यहाँ पर एक मुद्दा भी इंडेक्स तो कह दिया कि जबकि आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसलिए आप इसे हेल्ड फॉर सेल नहीं कह सकते। अब सोचिए क्या पता एंटिटी भले मार्केटिंग नहीं कर रही है पर एंटिटी कमिटेड है टू सेल, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती है हेल्ड फॉर सेल क्योंकि इंडेक्स अलाउ नहीं करता, जिसके चलते यूजर को जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए क्या पता वो इन्फॉर्मेशन ना भी मिले। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, है ना, कुछ कुछ इश्यूज भी है जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बात करता है बट उपाय नहीं। इंडेक्स आपको कहता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप एज पर इंडेक्स 105 आप हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं कर सकते। चलिए ये लाइन भी पढ़ा देता हूँ, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क states that the user need information to allow them to assess the amount, timing and uncertainty of the prospects of future net cash inflows. यानी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके तो पता कर सकेंगे फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आएगा क्या नहीं आएगा। हाईलाइटिंग द रिजल्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन separately equips user with the information that is relevant to this assessment as the discontinued operation will not contribute to cash flow in the future. मतलब अगर हम एक्स्ट्रा से बताते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो यूजर को पता रहेगा ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट है, फ्यूचर में नहीं होने वाला क्योंकि फ्यूचर में वो ऑपरेशन बिक जाएगा तो फिर प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो उसे अलग से इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो तैयार रहेगा। मान लीजिए टोटल कंपनी ने 50 करोड़ कमाए जिसमें से 30 करोड़ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कमाएगा और 20 करोड़ कंटिन्यूइंग से कमाएगा। तो यूजर को पता रहेगा फ्यूचर में 20 करोड़ ही कमाई होगी, 50 नहीं होगी क्योंकि डिसकंटिन्यूड वाला 30 करोड़ तो फ्यूचर में नहीं होगा ना, पिक जाएगा। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। इफ ए कंपनी हैज मेड ए फर्म डिसीजन टू सेल द सब्सिडरी, if a company has made a firm decision to sell the subsidiary, it could be argued that the subsidiary should be classified as discontinued operation, even if the criteria to classify it as held for sale as per Index 105 have not been met because this information would be more useful to user. लेकिन Index 105 आपको अलाउ नहीं करता, जिसके चलते this decision could be argued in conflict with the conceptual framework. मैंने कहा ना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से जैसे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए वो यू नहीं मिल पाएगा। क्या पता है ऐसा हो सकता है, मैट भी ऐसा हो सकता है। तो इतना आप इसमें से एक दो लाइन चुरा के अगर अपने आप समझा के लिख सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको ओवरऑल ये लिखना है जो मैंने यहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ है।
और जो मैंने हाईलाइट किया इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा, आपको जिसमें से लिख सको तो अच्छी बात रहेगी। तो ये इलस्ट्रेशन 1 और 4 मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एंड ये हमने पहले कर लिया। अब हम इलस्ट्रेशन 3 पहले करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 3 डिस्कस करते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ हिंद लिमिटेड आर पार्टिकुलर अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। They opined that although Indians implement a fair value model, Indians are failing in reflecting the usefulness of the financial statement as they do not reflect the financial value of the entity। कहना चाहता है कि आप जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो इंड एस में आपका फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से बनाते हैं। तो फेयर वैल्यू मॉडल वो इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बताता एंटिटी का, यानी एंटिटी का क्या फाइनेंशियल वैल्यू हो। तो एसएफएम में हम पढ़ते हैं ना कि उसका ओवरऑल बिजनेस वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म वगैरह हम निकालते हैं। तो ये फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बताता। डिस्कस द व्यूज ऑफ द डायरेक्टर्स एज रिगार्ड्स द यूज ऑफ फेयर वैल्यू इन इंड एस and the fact that Ind AS do not reflect the financial value of an entity, making special reference to relevant Ind AS and the conceptual framework। तो इनका तर्क क्या है डायरेक्टर का तर्क ये है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो लेकिन आप फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बता रहे हो। तो सबसे पहले तो ये जो कह रहा है ना कि फेयर वैल्यू अडॉप्ट करो, यही गलत है, क्योंकि एंटायरली 100% फेयर वैल्यू मॉडल इंप्लीमेंट करते ही नहीं इंड एस। आप इंड एस में देखिएगा मिक्स्ड मेजरमेंट है, मतलब बहुत सारे जगह पे फेयर वैल्यू होता है, बहुत सारी जगह पे फेयर वैल्यू नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह में तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पे रोक है। जैसे हमें पता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पर फेयर वैल्यू हमें अलाउड ही नहीं है, कॉस्ट मॉडल ही, रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं, है ना। और कितनी जगह पे हम अपनी जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि फेयर वैल्यू लगाना कि नहीं लगाना। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखते हैं, कि कुछ कुछ फाइनेंशियल एसेट्स अगर आप मान लीजिए आपका इंटेंशन है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, आपका बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट वगैरह देखने पर हम डिटरमाइन करते कि उसमें एमोटाइज कॉस्ट लगना चाहिए। तो हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से फेयर वैल्यू इग्नोर करते, हम एफबीटी पहले एफबीटी उसी नहीं दिखाते, फेयर वैल्यू कंसीडर नहीं करते, हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाते। एंड बहुत सारी जगह पे हमें लगता है कि नहीं फेयर वैल्यू ही सुटेबल रहेगा, तो एंटिटी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से उसे लगता है कि वो रियलाइज करेगा थ्रू ट्रांसफर या बेच के ही वो एसेट को रियलाइज करने वाला है और उसका फेयर वैल्यू पॉलिसी ही सबसे बेस्ट रहेगा, तो वहां पर फेयर वैल्यू लगाया जाता है। और कितनी जगह में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अलग अलग एंटिटी अलग अलग अपने वो उनके जो बेनिफिट के हिसाब से, कोई एंटिटी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है जो फेयर वैल्यू को टोटली इग्नोर करती है, तो कोई एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करती है। तो यहाँ पर आप समझिए कॉम्बिनेशन है ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड फेयर वैल्यू, ऐसा नहीं कि पूरा एंटायरली फेयर वैल्यू है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि इंड एस एंटायरली 100% फेयर वैल्यू मॉडल है ही नहीं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि फेयर वैल्यू अडॉप्ट किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी, वो डिपेंड करता है। और रही बात फाइनेंशियल वैल्यू की, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक लिमिटेशन है कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ ही है कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या, जो हम बनाते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं मतलब जनरल पर्पस के लिए, जिससे सबका पर्पस सेटिस्फाई हो, ना कि किसी स्पेसिफिक एंटिटी का किसी स्पेसिफिक पर्सन का पर्पस सेटिस्फाई हो। अब जनरल पर्पस मतलब वो स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, आपके क्रिएटर्स भी आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी आ गए, बाकी और भी यूजर्स है वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो जनरल पर्पस बनता है और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ ही नहीं रहता कि वो शो करे वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो आपका वैल्यू यहाँ पर आ ही नहीं सकता, वो वैल्यू ऐसे भी हम उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते। और आप देखिएगा इसके पीछे एक और लॉजिक भी मैं आपको देता हूं कि कुछ कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स रहते हैं उसे हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, बट जब आप फाइनेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो इंटरनल गुडविल को भी कंसिडर करोगे। जब आप फाइनेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वैल्यू या इंटेंजिबल एसेट्स को भी कंसिडर करोगे, पर इंडेक्स में तो वो कंसिडर ही नहीं करते। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वगैरह कहाँ हम कंसिडर करते, हम नहीं करते वो सारी चीजें। तो आप ये मत कहिए कि फेयर वैल्यू टोटली बन रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए इंड एस, सबसे पहला बात ये कि इंड एस आपका 100% फेयर वैल्यू नहीं है। और जी हाँ, ये फाइनेंशियल वैल्यू रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो वो सारे पर्पस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते जो सभी का पर्पस को सेटिस्फाई कर सके और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उस हिसाब से हो सके। तो मैंने समझाने का काम किया है मैंने कुछ हद तक।
अभी मैं कुछ कुछ चीजें आपको रीड करा दूंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। जैसे डायरेक्टर का जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटिंग फेयर वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड मेजरमेंट होता है ना। इंडेक्स यूज करता है फेयर वैल्यू, बट कंप्लीट फेयर वैल्यू सिस्टम नहीं है। बहुत सारी जगह में फेयर वैल्यू नहीं भी होता है ना, क्योंकि कहीं फेयर वैल्यू तो कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और फेयर वैल्यू हमने इंडेक्स 113 में पढ़ा है जो कि एग्जिट प्राइस है। और ऐसा नहीं कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज मेजर होते हैं फेयर वैल्यू में, क्योंकि हमें पता है कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी मेजर होते हैं। हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन में जब बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इनिशियली हम फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, वो अलग बात है, वो कुछ कुछ जगहों पे है ना, वो अलग मैटर है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि 100% हर जगह पे फेयर वैल्यू होता है। तो ये सारा चीज मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका क्रक्स आप जो कि एग्जाम में लिख सकते हो चाहो तो, वही मैंने यहाँ से लिया। तो यहाँ पर भी अब देखिए वही इंडेक्स आर ऑफन बेस्ड, ये वाला हाईलाइट किया वाला लाइन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये बिजनेस मॉडल एंटिटी के बिजनेस मॉडल में डिपेंड करता है, और एंटिटी का एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो किस तरीके से एसेट्स को रियलाइज करेगा और लाइबिलिटी को सेटल करेगा। उस बेसिस में, उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो डिटरमाइन करेगा कि उसे फेयर वैल्यू अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इसलिए फेयर वैल्यू कहीं कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर होते हैं। और इस इंडेक्स 113 से रिगार्डिंग जो भी बातें मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में लिख के समझाई दी आपको, ये है ना, ये सारा चीज हमने समझा। अब कुछ कुछ हम यूज ऑफ फेयर वैल्यू बताते हैं। जैसे इंडेक्स 16 में हम कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू दोनों लगा सकते हैं, बट अगर फेयर वैल्यू मॉडल लगाओगे तो इंक्रीज होता है तो वो ओसीआई में जाता है ना। लेकिन आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखोगे आपका फेयर वैल्यू इंक्रीज एफबीटी पे अकाउंटिंग करोगे तो पीएल में भी जा सकते हैं, ओसीआई अकाउंटिंग करोगे तो ओसीआई में ही जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह में अगर इंक्रीज होगा तो ओसीए में जाएगा, डिक्रीज होगा तो पीएल में जाएगा। तो कुछ कुछ कंडीशन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये इसका अकाउंटिंग फेयर वैल्यू में नहीं होता, डिस्क्लोजर होता है, अकाउंटिंग फेयर वैल्यू में नहीं होता है। इंडेक्स 38 वाला लाइन मुझे कम समझ आया, ये लाइन ये कुछ गलत लिखा हुआ मुझे लग रहा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कहीं अमोर्टाइज कॉस्ट लगता है, तो कहीं एफबीटी पे, तो कहीं एफबीटी से, यानी बहुत सारी जगह में फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता ही नहीं है जहाँ अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड होता है। तो वो तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैश फ्लो टेस्ट जो हम करते हैं, मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, देख लेना। तो वहां पर उसकी बेसिस में हम डिटरमाइन करते और अकॉर्डिंगली पीएल या ओसीआई में हम दिखाते। तो ये सारा चीज मैंने आपको समझाना था, ये समझा तो अब एग्जाम में ये लिख के आ सकते हो आराम से, सिंपल। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ फेयर वैल्यू में, एक तो पीपीई के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये लिख सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 के बारे में लिख सकते हो, एक इंडेक्स 109 के बारे में लिख सकते हो जो मैंने समझा। तो तीन ही एग्जाम्पल आप लिख दो कि आपका अच्छा खासा बड़ा आंसर हो जाएगा। हाँ जी। अभी अब एक और फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी की अगर हम बात करें तो जैसे ऑल दो इंडेक्स makes use of fair value in the measurement of assets and liabilities, the financial statements prepared are not intended to reflect the value of the entity as could be the notion among people। तो वही कहा कि हाँ बहुत सारी जगह पे फेयर वैल्यू मेजर होते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं होता कि वो आपका वैल्यू ऑफ द एंटिटी बताए। उसके लिए एसएफएम है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बताएगा। इवन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि वहां पर कोई इंटेंशन नहीं टू शो द वैल्यू ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी, जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था, लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस। ये लिखना नहीं एग्जाम में, ये जैसे रेफरेंस के लिए मैंने यहां पढ़ लिया। अब आगे का लाइन एक इंपॉर्टेंट है, फर्दर मोर सच एन अटेम्प्ट वुड नॉट बी फ्रूटफुल एज सर्टेन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडेक्स। मैंने समझाया था जैसे इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वैल्यू, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, रेपुटेशन वगैरह काम इंडेक्स में दिखाते, हम नहीं दिखाते। अगर एक्वायर किया तो दिखाते, अलग बात है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट ही रिलायबली मेजर नहीं होगा, हम इंडेक्स में दिखाते ही नहीं है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ, तो ये लाइन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये भी मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी। आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो ब्रांड, गुडविल वगैरह, है ना। लेकिन आप वैल्यू ऑफ द एंटिटी जब डिटरमाइन करोगे तो इन सारी चीजों को आप कंसिडर करोगे वहां पर। Instead, the objective of general purpose financial statements to provide financial information about the reporting entity which would be useful to existing and potential investor, है ना। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अभी तक इन्वेस्टर नहीं हो, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। लेंडर्स, क्रिएटर्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी, तो जनरल पर्पस है, सभी के लिए लिया जाता है। और हाँ, इट इज ओनली इन केस ऑफ एक्विजिशन, जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं तब हम इनिशियली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू में दिखाते हैं। तो मैंने अल्टीमेटली जो लिखा हुआ वो मैंने आपको समझा दिया
कुछ हद तक मैंने समझा दिया, थ्योरी है देखिए ये, और मैंने फिर भी आपको अपने हिसाब से समझा दिया ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अब इसे अटेम्प्ट कर सको। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड इसका पीडीएफ आप रेफर करके हाईलाइटेड जो लाइन है वो सब आप रेफर कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। चलिए अब एक और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी लगभग वैसी ही बात करते हैं। यहाँ पर भी वही मिक्स्ड मेजरमेंट अप्रोच के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जो मतलब शेयर होल्डर मेजोरिटी शेयर होल्डर को दिक्कत है। कहते हैं मिक्स मेजरमेंट अप्रोच क्यों ले रहे हो, कंसिस्टेंसी जा रहे हैं। जैसे मिक्स मेजरमेंट है ना, कहीं फेयर वैल्यू लेते हैं तो कहीं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, और वो जरूरी भी है, वो तो डिपेंड करेगा ना। मैंने कहा ना कि आप, वो डिपेंड करेगा कि एंटिटी का बिजनेस मॉडल कैसा है, एंटिटी किस तरीके से एसेट को रियलाइज करेगा और लाइबिलिटी को सेटल करेगा। वो एंटिटी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिपेंड करेगा कहाँ फेयर वैल्यू लेना है, कहाँ फेयर वैल्यू नहीं लेना है, डिपेंड करता है ना। तो इसलिए मिक्स मेजरमेंट अप्रोच ही सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह में हिस्टोरिकल कॉस्ट लगा दो या फिर हर जगह में फेयर वैल्यू लगा दो, कुछ कुछ जगह में तो फेयर वैल्यू ही लगाना पड़ता है। जैसे हमने बायोलॉजिकल एसेट्स में भी देखा, वहाँ फेयर वैल्यू ही लगता है ना। तो उसके पीछे कहीं ना कोई लॉजिक है, ऑब्वियसली बात है। अब एक मेरे पास गाय है ना, और बफेलो वगैरह है, तो मैं उसको थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, उस पर फेयर वैल्यू जरूरी है, क्योंकि वो तगड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है। वो अगर माँ बन जाती तो दूध देने लग जाती तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, घट जाता है। तो उसमें अप एंड डाउन होते रहता है वहां पर, है ना, क्योंकि ग्रोथ भी होता है तो डिक्लाइन भी होता है। तो इसलिए वहां पर बायोलॉजिकल एसेट्स के मामले में देखिएगा फेयर वैल्यू सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूं, हम उसे अच्छे खासे लंबे सालों तक यूज करने वाले, 20 सालों तक, कोई बेचने का इरादा नहीं है, तो फेयर वैल्यू का अप एंड डाउन से हमें क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ इंपायरमेंट हो तो अलग बात है, इंपायरमेंट करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप समझिए बहुत सारी जगह पे फेयर वैल्यू का नीड है, तो बहुत सारी जगह पे फेयर वैल्यू का नीड नहीं है। तो इसलिए मिक्स्ड मेजरमेंट अप्रोच ही सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने लगभग समझा दिया, पर फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। आइए, टेस्ट और नॉलेज का एक ही क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ जयन लिमिटेड हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग ईमेल फ्रॉम मेजोरिटी शेयर होल्डर। मेजोरिटी शेयर होल्डर मतलब ओनर से हो गए कंपनी के, डायरेक्टर्स को मेल किया, इन्होंने क्या लिखा है। I recently read an article published in the financial press about the mixed measurement approach that is used by lots of companies. I hope JN Limited does not follow such an approach because mix seems to imply inconsistent. बोल रहे कि जैन मतलब शेयर होल्डर ये कहना चाहते हैं कि उनको भरोसा है कि जो कंपनी है जयंत लिमिटेड, ये ऐसा नहीं करी मिक्स मेजरमेंट, है ना। और आई बिलीव दैट कंसिस्टेंसी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड हेंस इट फील इट वुड बी बेटर टू मेजर एवरीथिंग इन ए यूनिफॉर्म मैनर। और शेयर होल्डर कह रहे हैं कि सबको यूनिफॉर्म मैनर में मेजर किया जाए, और वो पूछ रहे ऐसा क्या है बताओ हमें, मतलब इसी की रिगार्डिंग पूछ रहे हो। अल्टीमेटली आगे भी वही लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है। अब आंसर क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको कहा मिक्स मेजरमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले कहीं कहीं पे फेयर वैल्यू, कहीं पे आप देखिएगा एनआरवी भी लेते हैं, कहीं पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं, कहीं पे वैल्यू इन यूज लिया जाता है, कहीं पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट उससे लिया जाता है। मिक्स्ड मेजरमेंट बेसिस होता है हमारे यहाँ पर, है ना। और वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एंटिटी है और कौन से सेक्टर में वो ऑपरेट हो रही है। अलग अलग टाइप की एंटिटी अलग अलग टाइप का बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो सिलेक्ट करेगी कि उनको कौन सा मॉडल यूज करना है, फेयर वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर क्या उसे यूज करना है। और अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि हेल्ड फॉर सेल कर देते हैं तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट को सेल करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज देखा जाता है। आगे तो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ, ये हाईलाइट किया हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको लिख के आना है। अब आगे स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है। इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फिगर्स ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिराइव बाय फॉलोइंग ए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। जैसे कि मान लीजिए एक 32 इंच का जीन्स है, तो क्या वो सबको फिट हो जाएगा क्या, सारे इंसान को नहीं ना। वो तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग मैटर करेगा, है ना। वो जेंट्स है या लेडीज है वो भी मैटर करेगा, सबके अलग अलग कपड़े होते हैं। तो वैसे ही मतलब अलग अलग एंटिटी का अलग अलग बिजनेस मॉडल के हिसाब से उस पर कौन सा फिट होगा वो डिपेंड करेगा। आप एक ही फिट सब पे नहीं लगा सकते, वो एंटिटी कहना चाहता है। सच एन अप्रोच may नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू यूजर, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा फेयर वैल्यू लगाने के चक्कर में अल्टीमेटली फेयर वैल्यू कितनी जगह में तो ऐसा होता है कि अब इंडेक्स 113 में पढ़ोगे फेयर वैल्यू का भी लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। कितनी जगह में फेयर वैल्यू हमें इतना जेन्युइन नहीं मिलता। तो बहुत सारी जगह में फेयर वैल्यू के चक्कर में पैसे भी अच्छे खासे कंपनी ने नुकसान करा दिए, वैल्यूअर को अपॉइंट किया, पैसे भी लगा दिए अच्छे खासे, और प्रॉपर्टी उसका फेयर वैल्यू भी नहीं हो पाए।
तो बहुत सारी जगह में ऐसा हो जाता है जहां पर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कॉस्ट लग जाता है वहां पर, और जितना फायदा मिलना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वैसा फेयर वैल्यू क्या काम का, शेयर होल्डर फिर खुद ही कहेंगे नहीं चाहिए मैं ऐसा फेयर वैल्यू, मत करो। समझ आ रहा है आपको ये चीज? तो वही चीज यहां पर बोला गया है। देखिए, ए पार्टिकुलर मेजरमेंट बेसिस में बी इजियर टू अंडरस्टैंड, मोर वेरीफाइबल एंड लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट बेसिस हेल्पफुल होगा आपके लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ज्यादा वेरीफाइबल होगा, वो डिपेंड करेगा। Therefore, to state that mixed measurement approach is inconsistent, एक पुअर आर्ग्यूमेंट है, जो कि यानी पागल हो गए लोग, शेयर होल्डर जो है पागल है वो। इन रियलिटी मिक्स्ड अप्रोच में एक्चुअली प्रोवाइड मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। अलग अलग एंटिटी का अलग अलग बिजनेस मॉडल और वो किस सेक्टर में काम करे उसके हिसाब से, जैसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए जनरली फेयर वैल्यू ज्यादा सुटेबल रहता है। तो अलग अलग टाइप की एंटिटी, अलग अलग टाइप का उनका बिजनेस मॉडल, वो सारी चीजें मैटर करती है, जिससे मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी समझाया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया था इसके रिगार्डिंग। अब आगे मैं वापस से जाऊंगा नीचे। इंडेस अडॉप्ट ए मिक्स्ड मेजरमेंट बेसिस विच इंक्लूड्स करंट वैल्यू, जैसे कि फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, फुलफिलमेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है। Wherein index allows a choice of measurement basis, the directors of Jain Limited must exercise judgment as to which basis will provide the most useful information for its primary user। यानी जजमेंट लगाना पड़ता है एंटिटी को कि कौन सा मेजरमेंट बेसिस उनके लिए परफेक्टली सुटेबल रहेगा, है ना। वो मेजरमेंट लेना होगा, जैसे हम देखते हैं ना टेलर आपका मेजरमेंट लेके आपके हिसाब से कपड़े बनाता है, वैसे एंटिटी के जो डायरेक्टर है उन एंटिटी को जज करके बेस्ट फिट टेलरिंग करना है, बेस्ट फिट मेजरमेंट बेसिस लगाना होता है। तो वही सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हो, हालांकि मैंने हाईलाइट करवा दिया, वो सारी चीजें आप लिख लो कि काम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, एंड मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एक तो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आपका आरटीपी का क्वेश्चन है जिसका सेपरेटली वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब में भी वो अपलोड हो जाएगा। तो उसका अगर ये वीडियो यूट्यूब में जाता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इलस्ट्रेशन 1 4 कर लिया हमने, इलस्ट्रेशन 3 भी कर लिया, ठीक है, एंड ये भी कर लिया। अब एक और क्वेश्चन बचा इलस्ट्रेशन 2, वो बस करा दूंगा। चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन 2। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, बाकी सारे डिस्कस कर ही लिए। Explain the criteria in the conceptual framework for financial reporting for the recognition of an asset and discuss whether there are inconsistencies with the criteria Index 38 intangible assets। मतलब कहना क्या चाहता है, देखिए अभी जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जनरल बात करता है कि कोई भी इंडेक्स आप बनाओगे तो आप किस तरीके से इंडेक्स को फ्रेम करोगे। वो एसेट से रिलेटेड बात करेगा, लाइबिलिटी से रिलेटेड बात करेगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात करेगा, है ना। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक ओवरऑल फ्रेमवर्क के मतलब जनरल एक ऊपर से फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है कि कैसे क्या इंडेक्स बनना चाहिए। बट अगर मैं इंडेक्स 16 की बात करूँ तो वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इंडेक्स 38 बात करूँ तो वो स्पेसिफिक एसेट है इंटेंजिबल एसेट का। बट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो जनरल ओवरऑल बात करता है। समझ में आ रहा है आपको, ताकि उसको आप समझ के कोई भी इंडेक्स बना सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इलस्ट्रेशन 2 में क्या पूछ रहा है, इलस्ट्रेशन 2 में कह रहा है कि कोई भी एसेट के रिगार्डिंग एसेट का रिकॉग्निशन करने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि हम कब एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट में इंडेक्स 38 में क्या इन दोनों में सब कुछ सेम ही बात बोला गया है कि वहां पर कुछ डिफरेंसेस है, वो हमें समझाना है। तो पहले तुम ये बताएंगे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में एसेट का डेफिनेशन क्या है, वो पहले हम समझाएंगे, फिर हम इंडेक्स 38 के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, एसेट ऐसे प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। जैसे रिसोर्स का मतलब क्या, हमें पता, हम बोलते हैं ना हमारे पास रिसोर्सेस है, रिसोर्स मतलब ही एसेट होता है। मेरे पास रिसोर्सेस है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये रिसोर्स है, मेरे पास बाइक है, ये सारी चीज क्या रिसोर्सेस ही तो हो गया, है ना। तो जो भी एसेट होते हैं उसे रिसोर्स ही कहा जाता है। प्रेजेंट आज की डेट में आपके पास, आप बोलोगे होगा फ्यूचर में, वो नहीं, प्रेजेंट आज की डेट में होना चाहिए। और इकोनॉमिक मतलब पता है, जिसकी वैल्यू हो, पैसे में जिसकी वैल्यू कर सके। तो प्रेजेंट रिसोर्स है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, और जो कि एंटिटी के कंट्रोल में है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट क्या, पास्ट में आपको गिफ्ट में मिला होगा, पास्ट में आपने खरीदा होगा, पास्ट में आपने एक्सचेंज कराया होगा, कुछ तो ऐसा इवेंट हुआ जिसके चलते आपके पास आया।
तो ऐसा रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट थोड़ी देर पहले भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है। तो पास्ट इवेंट के चलते अब ये लाइन आपको लिखना है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलता है एसेट क्या है, एक इकोनॉमिक एक रिसोर्स है, प्रेजेंट रिसोर्स है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो कि एंटिटी कंट्रोल करता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने कहा ना इकोनॉमिक रिसोर्स यानी फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जिसकी वैल्यू या फिर जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जिसका यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो यानी वही पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यहां पर एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे मीट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेफिनेशन ऑफ एन एसेट एंड सच रिकॉग्निशन प्रोवाइड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। तो यहाँ पर हम अगर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो उससे यूजर को बेनिफिट, यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक फोन है टूटा, एक एंटिटी के पास टूटा फूटा फोन है जिसकी कोई काम का नहीं है, तो वो दिखा के कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं उसको दिखाने का। बट एक आईफोन है समझ लीजिए, तो आईफोन दिखाने का एक वैल्यू है ना, तो वो यूजर को बताना जरूरी। तो बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जो कचरे की तरह होते हैं, जो यूजर को नहीं बताने से भी चलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट कुछ कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको यूजर को बताना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करता है। अब जैसे कितने सारे इंटेंजिबल एसेट है, अब देखिएगा इंडस 38 हमें अलाउ नहीं करता, पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें कहता है कि अगर वो यूजर को फायदा दे रहा है, यूजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, तो वो इंटेंजिबल एसेट भी दिखाओ। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक मैं आपको डिस्क्रिपेंसी तो ये बता देता हूँ, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है भले ब्रांड वगैरह वो ये इंटरनली जनरेटेड क्यों ना हो, अगर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है, अगर ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पर इंडस 38 हमें अलाउ नहीं करता। इंडस 38 कहता है कि नहीं, यहाँ पर वो प्रोहिबिट कर देता है कि नहीं, हम इंटरनली जनरेटेड अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं हो सकता, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो मैंने ये डिफरेंसेस आपको समझा दिया, यानी यहाँ पर अल्टीमेटली एसेट की भाषा अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से समझोगे तो वो ये कहना चाहता है कि जिसका प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, और ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशन ऐसा देगा जो कि यूजफुल है। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये तो जरूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि बेनिफिट से ज्यादा कॉस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो कॉस्ट है वो ऐसा नहीं कि उसका इंफॉर्मेशन देने से ज्यादा आप बेनिफिट जितना नहीं मिलेगा उतना कॉस्ट लग जाए, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो इतना हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा एग्जाम के लिए। अब अगर हम इंडस 38 की बात करें तो इंडस 38 क्या कहता है, इंडस 38 एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन है। वो कहता है कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, है ना, अलग डेफिनेशन है। क्या अलग डेफिनेशन है, उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया समझाया हुआ है ना। वो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, मॉनेटरी नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये हमने समझ में आया है ना। तो ये हमें सबसे पहले ये जानना है कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा, जो कि आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी एसेट है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये हमें पता चलना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इंटेंजिबल एसेट भी एसेट की भाषा ये कहता है कि कंट्रोल बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि वो देगा। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स हो या टेंजिबल एसेट्स हो, इंडेक्स 1638 की बात करें, इंडेक्स 16 में भी लिखा हुआ है, 38 में भी लिखा हुआ, 40 में भी लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं लिखा हुआ। ये इंडेक्स क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। प्रोबेबिलिटी यानी जनरली हम उसे मानते ग्रेटर देन 50% चांस, है ना, हायर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और उसका कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर हो सके। तो ये एक डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में प्रोबेबिलिटी नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, हाँ इसमें और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल बोथ इन केस ऑफ एक्सटर्नली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स और इंटरनली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स के केस में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा 2 फेस होता है, रिसर्च फेस हम कैपिटलाइज नहीं करते, डेवलपमेंट फेस को हम कैपिटलाइज करते हैं, है ना। और एक्सटर्नली एक्वायर के केस में कॉस्ट अगर रिलायबली मेजर हो रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उसे इंटेंजिबल एसेट्स दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी होता है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है वो इंडेक्स 38 में बोला गया है, पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर ना के बराबर भी हो ना, लेकिन अगर एंटिटी को लगता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 5% ही, तो भी दिखा सकते हो अगर एंटिटी को लगता है कि वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। लेकिन इंडेक्स 38 कहता है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हायर होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। आगे देखिए, ये लाइन आपको एग्जाम में लिखना है। इट इज नोटेबल दैट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डस नॉट प्रेस्क्राइब ए प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने कहा ना, ये वर्ड इसके बारे में बात नहीं करता। कौन? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एज लॉन्ग एज देयर इज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट इवन विद ए लो प्रोबेबिलिटी एन आइटम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलाउ करता है लो प्रोबेबिलिटी में भी। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि लो प्रोबेबिलिटी अगर है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी है और साथ में उसका फिजिकल सब्सटेंस तो ऐसे भी नहीं होता। तो अगर प्रोबेबिलिटी भी लोअर है मतलब वो कोई काम का इंटेंजिबल एसेट नहीं है, वो यूजफुल नहीं रहेगा यूजर के लिए, आप उसे मत दिखाओ। तो यहाँ पर हो गया ना डिस्क्रिपेंसी, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। और ये तो पूछना चाहता था क्या? इनकंसिस्टेंसीज। तो यही पैराग्राफ में लिखा हुआ इनकंसिस्टेंसीज। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोबेबिलिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर इंडेक्स 38 प्रोबेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये आप एग्जाम में लिख के आएगा। आगे, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड डेफिनेशन ऑफ एन एसेट अंडर इंडेक्स 38 ऑब्वियसली डिफरेंट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो क्राइटेरिया इंडेक्स 38 आर मोर स्पेसिफिक बट डेफिनेटली डू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। यानी अल्टीमेटली इंडेक्स 38 बोलता है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप वो दो, है ना। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है अगर वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी यूजफुल लगे, प्रोबेबिलिटी कम है, तो भी आप दे सकते हो। तो एग्जाम के लिए क्या करना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आप एग्जाम में लिख के आइएगा। तो जो मैंने हाईलाइट किया इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। जो मैंने हाईलाइट किया आप वो लिख के आएगा, आपका काम हो जाएगा हर जगह पे। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना। और एक अनदर वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, आरटीपी का एक क्वेश्चन है मई 2022 का, वो क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो खत्म हमारा।